अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, अननोन में क्या दिया इसने, नंबर दे दिया 4, ठीक है। अननोन टाइप इस नंबर दे दिया 4 और कंसोल डॉट लॉग लगाया हमने, और हमने कहा कि एक्स है वो हम एज अ स्ट्रिंग इसको कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि मैंने क्या किया कि अननोन की टाइप को मैंने दे तो स्ट्रिंग दिया और साथ में लेंथ भी दे दिया, तो लेकिन हमने ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर 4 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो उसने क्या किया, अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया कि 4 ही, वो लेंथ ही नहीं है, 4 को उसने 4 कंसीडर कर लिया, उसकी कोई लेंथ नहीं है 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये किया। इसके अलावा भी यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स और भी है। कन्वर्जन करते हुए भी जो है ना आपको यहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू क्या दी थी, 4 दी थी। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग 4 एज स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो क्या कर देगा वो, एरर क्यों दे देगा आपको, क्या कन्वर्जन ऑफ टाइप नंबर ऑफ टाइप स्ट्रिंग मे बी मिस्टेक बिकॉज नीदर टाइप सफिशिएंटली ओवरलैप्स विद द अदर। यानी कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर को आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रिंग और उसकी लेंथ मांगे उससे, तो यहाँ पे इसने क्या किया, आपको एरर थ्रो कर दिया। लेकिन इससे ऊपर उसने एरर थ्रो नहीं किया था, क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पे एक्स लिखा था, एक्स की वैल्यू नहीं लिखी थी आपने, सिर्फ आपने एक्स लिखा था, लेकिन नीचे आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू आपने मेंशन कर दी 4, तो इस वजह से आप क्या क्या आपको एरर थ्रो कर दिया। और जो ये वाला कास्टिंग का तरीका है, लेफ्ट एंगल राइट एंगल वाला, ये will not, this type of casting will not work with TSX such as when working on React files, ठीक है, क्योंकि ये पहले काम करता था, चलता था, लेकिन अभी ऑब्सोलीट होके अब ये नहीं चलता, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है इसका, लेफ्ट एंगल और राइट एंगल के बीच में आपने क्या लिख देनी है, टाइप लिख देनी है आपने। हाँ, सेम इसी तरह की चीज़ें जेनेरिक्स के नाम से है, ठीक है। वो जेनेरिक्स हम पढ़ेंगे जब हम इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिल जाता है, आगे 1-2 क्लास मजीद मिल जाती है हमें, तो फिर हम उसको कवर करेंगे और फिर हम उसके अंदर जेनेरिक्स पढ़ेंगे। जेनेरिक्स बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इसके बाद आप लोग इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं तो आपसे ये सवाल सारे किए जाएंगे ऊप से रिलेटेड, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो ऊप का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला आपका कवर हो गया, क्या कवर हो गया आपका, एक्सप्लिसिट कास्टिंग कवर हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो वो कहते हैं पार्सिंग करके, हाँ वो कास्टिंग वो भी टाइप कास्टिंग है, तो हम यही करें ना, पार्सिंग करके हम क्या करें, नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं, वो भी कास्टिंग है, वो हम क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। टाइप स्ट्रिंग थी, हमने कन्वर्ट कर दी नंबर की, उसमें क्या हो रहा है कि हमने उसकी जो टाइप थी वो टोटली चेंज कर दी। यहाँ पर हमने टाइप चेंज नहीं करी है, हमने इसको ये बोला कि इसकी टाइप अभी नंबर में है, स्ट्रिंग नंबर जो भी है वही है, लेकिन अभी भी हम इसको ऐसा इस लाइन में स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं। चला के गया था। अच्छा, पार्सिंग वाला जो आपने बोला है ना, बेसिकली पार्सिंग भी कन्वर्जन है। कन्वर्जन किस में, आपने जेसन की फाइल है आपके पास, देखें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखा दी यहाँ पे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम इसके अंदर। ये है मेरे पास एक जेसन की फाइल है, ठीक है। जेसन क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक अदद जो है कर्ली ब्रैकेट्स बने हुए यहाँ पे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है इन्होंने सारी फाइल लिखी हो, फाइल किस में लिखी हुई, की वैल्यू पेयर में लिखी हुई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ब्रैकेट ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो की है वो भी इन्वर्टेड कॉमास में है और जो वैल्यू वो भी इन्वर्टेड कॉमास में है, जबकि ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आती, यानी की एज स्ट्रिंग काउंट नहीं होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मुझे इस जेसन की फाइल को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में तो मैं पार्स का यूज करूंगी, ठीक है। तो वो भी क्या करें, तरह से उसकी टाइप चेंज कर रहे हैं, यानी कि जेसन से क्या कर रहे हैं, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पार्स जो वो यहाँ यूज होता है आपके पास, सॉरी हाँ सिंप्लीफाई करें आप कह सकते हैं इस चीज़ को। जो सफर होगा हैदराबाद संग वाटर बड़ी राजी हुई काफी सारी हुई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू चलते हैं अपना। ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं सारे, रेस्टों के लिए वो तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक्सप्लिसिट कास्टिंग हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमारे पास इनम और कॉन्स इनम आ गया, ये आप पढ़ चुके हैं, इनम और कॉन्स इनम रिवाइज करते हैं, स्पीड में रिवाइज करते हैं। कितने लोग रिवाइज चाह रहे हैं इनम और कॉन्स इनम का, सभी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं। पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा था बस याद नहीं है।
ठीक है ओके 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 पढ़ लेते हैं अभी, क्या मसला है इसमें? सर इनम्स हम करते हैं ऐसी क्वांटिटीज को, इनम्स की फुल फॉर्म है ई न्यूमरेबल। अच्छा, इनम्स की फुल फॉर्म है ई न्यूमरेबल, यानी ऐसे क्वांटिटी या फिर ऐसे कांस्टेंट्स। अब इनम्स भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, लेकिन ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिन पे हम लूप चला सकते हैं। कैसे एग्जांपल दें? जिस तरह हमारे पास एक वेबसाइट है मूवीज़ की, और उसमें हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं जॉनराज हैं। कॉमेडी मूवी है, एक्शन मूवी है, एडवेंचर मूवी है। अब जब भी हम मूवीज़ के ऊपर लूप करेंगे, टोटल हमारे पास मूवीज़ का एरे होगा, और उस पर जब भी हम लूप करेंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज चाहिए होंगी जिनकी मदद से हम उन पर लूप चला सकें, क्योंकि लूप जो है वो किसी क्वांटिटी तक चलेगा। इन्फिनिट लूप तो हम चलाना चाहते नहीं हैं। तो इनम्स हम इस्तेमाल करते हैं उस केस में जब हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए होती है लूप करने के लिए, या फिर हम उनको कॉन्स्टेंट के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इसको लिखा बिल्कुल एरे की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमने एक इनम बनाया, एक ई न्यूमरेबल ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको हमने नाम दिया कलर। अब ये होते ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर हमने रेड ग्रीन ब्लू 3 कॉन्स्टेंट्स दे दिए। अब ये रेड ग्रीन ब्लू पे अनडिफाइंड का एरर आएगा या नहीं आएगा? जैसे अगर हम कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसको बगैर कोटेशन मार्क्स के लिखते हैं तो एरर आता है अनडिफाइंड का, तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये एग्जाम्पल वैल्यूज हैं, ये असल वैल्यूज नहीं है। और जब भी मुझे इनको एक्सेस करना होगा, मैं किस तरह करूँगा? एक्सेस का मतलब रीड करनी होगी मुझे इनकी वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह ही रीड कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट में हम किस तरह रीड करते हैं? डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। मैं यहाँ पर भी डॉट नोटेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ और ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। डॉट कैसे इस्तेमाल करते हैं? कलर डॉट हमारा जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ग्रीन है यहाँ पर इस तरह, या फिर यहाँ पर हमने इनको वैल्यूज भी दे दी। वैल्यूज देने से क्या होगा कि अब इनको हम ब्रैकेट नोटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने रेड को एक वैल्यू असाइन कर दी 1, तो यहाँ पर हम जब भी अगर हम यहाँ पर रेड लिखेंगे तो अब रेड प्रिंट नहीं होगा, बल्कि क्या प्रिंट होगा? 1। और जब मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ग्रीन। ब्लू हाँ सॉरी, 0 1 2 ब्लू प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्स में 0 प्रिंट। हाँ, अब यहाँ पर रेड की वैल्यू 1 है, ग्रीन 2 है, ब्लू 4 है। अब अच्छा, एरेज और ऑब्जेक्ट्स में एक फ़र्क है जो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अभी ब्रेक में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने पूछा कि लाइन नंबर 7 में एरर क्यों आ रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कि जिस लाइन में हम कास्टिंग करेंगे सिर्फ उस लाइन में कास्टिंग होगी, उसके बाद वो अननोन की तरह ही ट्रीट होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर लोअर केस वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है तो मुझे दोबारा कास्टिंग करनी पड़ेगी। एक एरे है, हम उसको बोल देते हैं नंबर्स, या फिर हम स्टूडेंट्स बोल देते हैं। और अब यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम सेव कर दिए। अब यहाँ पर 3 इस एरे के अंदर मैंने 3 नाम सेव कर लिए, अली, अब्दुल्ला और अहमद। अब मैं ये करता हूँ इसी तरह, अब एरे में जब भी मैं कुछ एक्सेस करूँगा किस तरह कर सकता हूँ? एक ही मेथड है और वो है ब्रैकेट नोटेशन। मैं ब्रैकेट के जरिए एक्सेस करूँगा। पहले मैं लिखूँगा एरे का नाम, फिर मैं लिखूँगा ब्रैकेट, और फिर मैं दूंगा उसका एड्रेस या फिर इंडेक्स। अगर मुझे अहमद प्रिंट कराना है तो इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि 0 अली 0, अब्दुल्ला 1 और अहमद 2, क्योंकि 0 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है इंडेक्स में। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? स्टूडेंट्स 2 में क्या प्रिंट होगा? अहमद प्रिंट होगा। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ सेम एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ,
और इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट्स, और 1 दे देते हैं नाम, क्योंकि सेम नाम के वेरिएबल हम नहीं बना सकते। और यहाँ पर हम कहते हैं फर्स्ट स्टूडेंट जो हमारा है उसका नाम क्या है, अली। बिल्कुल सेम ऊपर वाली चीज़ कॉपी कर लेते हैं। और ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसको एक्सेस करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है, डॉट नोटेशन, डॉट लगाकर किस तरह एक्सेस करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ डॉट नोटेशन, और दूसरा तरीका क्या है, ब्रैकेट नोटेशन। डॉट नोटेशन क्या है, मैं पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और फिर डॉट लगाकर अपनी प्रॉपर्टी या की का नाम लिखूंगा। प्रॉपर्टी या की क्या होती है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हमेशा पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर भी कहते हैं और प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, और अगर मैं अब्दुल्ला प्रिंट कराना है तो मुझे सेकंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, अब्दुल्ला। हाँ वो सही करो। इसी तरह अगर मुझे ब्रैकेट नोटेशन का भी एक ऑप्शन है, मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और जब मुझे अगर अली प्रिंट कराना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन क्योंकि अब फर्स्ट जो है वो एक स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूंगा। और अब यहाँ क्या प्रिंट होगा, अली। अब मैं इन सभी को प्रिंट कराता हूँ और अब आपको इनम्स समझ आ जाएगा थोड़ी सी। अगर इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, सॉरी तो क्या आउटपुट आना चाहिए, अहमद, अब्दुल्ला और अली। पहले अहमद, अब्दुल्ला और अली। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाता हूँ, अगर मैं टाइप प्रिंट करवाऊंगा स्टूडेंट की, तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट की टाइप प्रिंट करा रहा हूँ, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एरे है, सारा एरे प्रिंट हो ये स्टूडेंट्स क्या है, एरे। क्या प्रिंट होना चाहिए, एरे आ जाएगा। लेकिन अगर, और इसी तरह जब मैं स्टूडेंट्स 1 की टाइप प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर दोनों में ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। अहमद प्रिंट हुआ, उसके बाद अब वो तो एरे है, फिर ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट हुआ, क्यों होती है। अगर हम अब यहीं पर हमारा इनम का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, दरअसल हमने जो 2 तरीके पढ़े एक्सेस करने के और वैल्यू इंसर्ट करने के, 2 तरीके हैं, ब्रैकेट नोटेशन ब्रैकेट के जरिए, डॉट नोटेशन डॉट के जरिए। अभी दोनों तरीके दोनों में सेम है। हम कर क्या रहे थे, जब भी हम एरे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही बनाता है, लेकिन एरे में और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, एरे भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन एरे के अंदर हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हमारे पास आज़ादी नहीं है किस चीज़ की कि हम प्रॉपर्टीज़ का नाम खुद से दे सकें। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास आज़ादी है, हम कीज़ का नाम खुद दे सकते हैं। तो ये जो 2 है, ये 0 1 2 जो है, ये क्या है, ये कीज़ ही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इनका नाम नहीं दिया, बल्कि जावास्क्रिप्ट ने खुद इनका नाम दिया, 0 1 2। लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊँ स्टूडेंट्स 1 में और इसको भी मैं 0 और 1 और 2 दे दूँ, तो सेम मैं इसको एज अ
अगर अब मैं इसको सेम एरे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा? अब देखने में ऐसा लगेगा स्टूडेंट 1 क्या है, एरे। देखने में स्टूडेंट 1 क्या लगेगा? एक एरे है, क्योंकि स्टूडेंट 1 ब्रैकेट 2 इस तरह हम एरे को एक्सेस करते हैं। लेकिन दरअसल एरे और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है। बस एरे में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ के नाम होते हैं वो खुद से जांच ले लेता है कि पहली प्रॉपर्टी का जो नाम होगा, की होगी क्या होगी 0, दूसरी वैल्यू की क्या होगी 1, तीसरी वैल्यू की क्या होगी 2। तो जो कीज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं अली, अब्दुल्ला और अहमद, अली, अब्दुल्ला और अहमद, मैंने इनकी कीज़ डिफाइन नहीं करी, बल्कि जावास्क्रिप्ट ने इनका नाम खुद से दे दिया। अब कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है? अगर आप बता दें ताकि मैं इस तरह एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, चलो। अली क्या है? एड्रेस क्या है अली का? दरअसल ये जो एड्रेस है 0, ये अली की की है, जो यहाँ पर मैंने की दी है ऑब्जेक्ट में। पहले मैंने फर्स्ट दी थी, अब मैंने 0 कर दी। तो ये जो 0 है जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ 2 पर अहमद को, ये 2 क्या है? ये 2 जो है अहमद की है। तो एरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है बैकग्राउंड में। बस वहाँ पर मैं अपनी मर्जी के नाम नहीं दे सकता कीज के, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मैं अपनी मर्जी के नाम दे सकता हूँ कीज के। मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट भी दे सकता था, मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट भी दे सकता था, और यहाँ पर इसको 2 भी दे सकता था, लेकिन दोनों बैकग्राउंड में एक ही चीज़ है। सेम इसी तरह हम इनम्स में जब आते हैं, अब समझ आया कि दोनों में ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, एरे और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, या नहीं समझ आया? अगर नहीं आया तो आप हाथ उठा दें ताकि पता लग जाए कितने बच्चे कंफ्यूज हैं। तो कम बच्चे कंफ्यूज हैं, अच्छी खबर है ये। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनको समझ आ गया? कौन एक्सप्लेन करेगा अपने वर्ड्स में? आप करेंगे? जी कीजिए। एरे में जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर जो उसका एड्रेस होता है, उसको ऑटोमेटिकली वो जो है ना की कह रहा है, उसको मतलब की और वैल्यू में ऑब्जेक्ट। माइक है तो उनको दे दे माइक जरा। हेलो। अच्छा मैं कह रहा था कि एरे और ऑब्जेक्ट, एरे को इसलिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू के पेयर होते हैं ना, ऐसे ही एरे को जो एरे का हमने पहली बार पढ़ा था एरे को, तो हमने उसका एड्रेस देंगे तो वो उसका डिफरेंट इंडेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे हम ये ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स नंबर को ही वो जो है ना इसमें वो उसको की का दर्जा दे रहा है, और वो जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो उसको वैल्यू अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट में हम अपनी जो है ना अलग से कस्टम उसको की दे सकते हैं, और वैल्यू जो हम पास करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक, आप लोग समझ आया? अब देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्राउज़र के अंदर मैंने यहाँ पर एरे भी डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट को प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एज एन ऑब्जेक्ट एरे प्रिंट हुआ, लेकिन जब मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट ही है। 0 इंडेक्स दिया हुआ है, और प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यू क्या है अली, की का नाम क्या है 1, नेम क्या है अब्दुल्ला, 2 और अहमद, और लेंथ भी एक प्रॉपर्टी है, यानी लेंथ प्रॉपर्टी आपने नहीं दी, उसने खुद से दे दी। अगर हम इसके साथ थोड़ा मजाक भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हमारे एरे की लेंथ क्या है, आपको नजर आ रहा है? एरे की लेंथ क्या है 3 है ना। लेकिन अगर मैं एरे का नाम लिखता हूँ और अगर मैं लिख दूँ लेंथ और मैं कर दूँ 10, अब जब मैं स्टूडेंट और लेंथ प्रिंट कराऊंगा, अब एरे की लेंथ कितनी है 3, लेकिन जावास्क्रिप्ट मुझसे झूठ बोल रहा है 10 है। तो यहाँ पर मैं कंपाइलर के साथ मजाक भी कर सकता हूँ। मैंने तो जितने भी एरेज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, बस एक में हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपनी मर्जी के की नाम दे दें, और एक में हमारे पास आज़ादी नहीं है।
लेकिन हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड कर सकते हैं। और अगर आपको हैकिंग का शौक है तो हैकिंग में कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। अब जब जावास्क्रिप्ट बन रही होगी उसमें ये गलती थी कि कोई भी बंदा लेंथ की प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। अब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में आपने एक लूप चलाया, वो लूप कब तक चलेगा? जब तक एरे की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। अब एरे की लेंथ 5 तक है और वो 5 तक लूप चलेगा, लेकिन किसी हैकर ने आके उसकी लेंथ जो थी वो प्रॉपर्टी इस तरह से 10 कर दी। अब लूप 10 तक चलेगा, लेकिन वैल्यूज़ तो सिर्फ 5 ही हैं, तो आपके प्रोग्राम में कुछ अजीबोगरीब से एरर आ जाएंगे। तो हैकिंग में हम कुछ इसी तरह की चीज़ें देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में क्या क्या गलतियाँ हैं और हम उनका किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं भी यही करता हूँ अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लगाने के लिए। हाँ, बट दूसरा पाइथन में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ब्राउज़र में कंसोल में ब्रेक पॉइंट लगाया, वैल्यू अपडेट करी और अटेंडेंस लग गई। ये भी हम बहुत सारे कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा होगा क्रूम की एक गेम है, जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता है एक डायनासोर आ जाता है, तो आप कितने लोगों ने क्या किया हुआ है, उस गेम को हैक किया हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट से टकराएगा लेकिन आउट नहीं होगा और वो चलता रहेगा और हाई स्कोर बनता रहेगा। तो वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है डायनासोर का, उसकी प्रॉपर्टी में से जो टकराने वाला फंक्शन डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। अगर मेरे पास कंसोल है, हम हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं console.log, तो कंसोल जो है वो एक पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर मैं कंसोल क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे कि कंसोल में डिबग का फंक्शन है, एसेट का फंक्शन है, क्लियर है, और ये रहा हमारा सबसे फेवरेट फंक्शन लॉग। ये फंक्शन हमने पहले दिन से और आखिरी दिन तक इस्तेमाल किया है, वो है लॉग। और ये फंक्शन पूरा मैं यहाँ पर इसका कोड देख सकता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें, कैसे किया हुआ है। और अगर मैं चाहूँ शरारत करना तो मैं इसके साथ शरारत भी कर सकता हूँ। मैं console.log को कर देता हूँ इक्वल किसी वेरिएबल के, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड। अब जब भी मैं console.log लिखूंगा और रन करूंगा वो फंक्शन ही नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट बोलेगा console.log इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ मैंने क्या किया, कंसोल एक बना बनाया ऑब्जेक्ट था जिसकी मैंने प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दी, तो मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट ब्रेक कर दी। तो ये हर लैंग्वेज में लूपहोल्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट्स का और एरेज का, कि बिहाइंड द सीन दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं और मैं दोनों की प्रॉपर्टीज़ को जैसे चाहे वैसे ख़राब कर सकता हूँ। क्लाइंट साइड पर जो कुछ भी देख रहा है वो सेफ तो वैसे भी नहीं है। हाँ क्लाइंट साइड पर वैसे भी जो चीज़ें नज़र आती है वो तो सेफ तो वैसे भी नहीं है। हाँ, तो ब्राउज़र वैसे भी क्लाइंट साइड लेकिन वहाँ पर बहुत सारा डाटा कुकीज़ वगैरह ऐसे होते हैं जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कुकीज़ तो हाँ, तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट इनम्स का है। इनम्स भी इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं कि कुछ आपको ऐसी वैल्यूज़ दे देंगे जो कि एग्जाम्पल वैल्यूज़ होंगी, किसी काम की नहीं होंगी, कॉन्स्टेंट्स होंगे जिन पे आप लूप्स चला सकते हैं, और इनको आप एरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स की तरह। क्योंकि बिहाइंड द सीन हमने अभी देखा कि ऑब्जेक्ट और एरे एक ही चीज़ है, बस फ्रीडम की बात है कि किस एक में आपको फ्रीडम ज़्यादा है, आप कीज़ भी अपनी मर्जी दे सकते हैं, और एक में आपके पास फ्रीडम कम है। तो अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है, हाथ उठा लें, हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। अच्छा, अगर आपने गलती से ये console.log वाला एरर कर दिया तो आप इसको ठीक करने के लिए सिर्फ रिफ्रेश करेंगे और दोबारा console.log चलाएंगे तो चल जाएगा। अब कोई कुछ पूछना चाहता था? कितने लोगों को कन्फ्यूजन है, हाथ खड़ा करें। अभी भी कन्फ्यूजन है? बोतल बताइए क्या क्या सवाल क्या है? सवाल बठी तो नहीं जानी मुखा मिस्री में दो मुखे बरी तो इनम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? मुखे याद है पर मुखा मिस्री में दो इनम्स का कॉन्सेप्ट क्या है मुखे बरी तू आने कुछ पर मेरा कॉन्सेप्ट ये ही है कम खराब जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं लूप करने के लिए। पानी की तो जो गड्ढे जैसे आपने for each इस्तेमाल किया किसी ने, for each या मैं, वापस जानी आना तो उसमें हम क्या करते थे, किसी एरे के ऊपर लूप चलाते थे। अब आपके पास कोई, आपको सिर्फ एग्जाम्पल वैल्यूज चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो उन टेस्टिंग के लिए आप इनम्स में सेव करवा सकते हैं वैल्यूज, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आगे इनम समझ आ गई सबको? वो तो क्या काम कर रहा है अच्छा, ये मुझे गर्मी लग रही है या गर्मी हो रही है बहुत? चलो, तबीयत अजीब सी हो रही है। अच्छा खैर, चलिए बताएं कि इनम समझ आ गई सबको?
अब मुझे उर्दू में बताइए इनम्स क्या होता है। इनम्स क्या होता है, क्यों होता है, इनम्स का फायदा क्या होता है, हम क्यों करें इनम्स, मतलब क्यों करें, क्या वजह है इनम्स करने की। समझ आ गया ना भाई, लिखना आ गया, पता चल गया, सिंटेक्स पता चल गया, एरे पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, करें क्यों मतलब इनम्स। ये सवाल कहाँ था, खट्टा से आ रहा था क्या है या मकली से आ रहा था, हैदराबाद से, आप हैदराबाद से आए, हिम्मत है भैया आप लोगों की। अच्छा मेरे यहाँ बताए भाई इनम्स का क्या रीज़न, क्या इनम्स क्यों है, क्या करता है इनम्स, जल्दी से मुझे कौन बताएगा। इनम्स की पूरी फुल फॉर्म क्या है, बताई थी अभी आपको न्यूमेरिक इनोवेशंस क्या होता है जी बताएं। इनम का फुल फॉर्म क्या होता है, इनम न्यूमेरिक इन्यूमरेशन। कहाँ से देखा, गूगल से। गूगल से देखा, गुड। देखिए यही है ना, मतलब गूगल किस लिए बनाया गया, आप लोग भी तो बनाया गया गूगल, आप लोग देखें ना, यूज़ करें गूगल को थोड़ा सा, गूगल तकलीफ दे थोड़ी, गर्मी में उसको भी हिलाए, क्या कहते हैं, इतना मुश्किल अल्फाज है कि जो है वो जबान भी सही से नहीं काम कर रही है। क्या, इतना मुश्किल अल्फाज है, जबान भी सही काम नहीं कर रही इस पर। हाँ इनोवेशंस को हम कहते हैं इनम, ठीक है। इनम का मतलब क्या होता है, इनम क्यों यूज़ करते हैं हम लोग बताएं। एक एरे बनाते हैं, देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्रुप बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल भी मैं आपको लगा दूं साथ में, इसको एग्जांपल को देखें जरा साथ साथ, और फिर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं, ठीक है। कांस्टेंट का ग्रुप बनाता है, एग्जांपल के तौर पर हमें कोई एपीआई यूज़ करनी है। देखिए उसने कांस्टेंट का ग्रुप बना रही है, कांस्टेंट क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू, ये क्या है आपके पास ग्रुप कांस्टेंट है, ठीक है। इसने क्या किया, कांस्टेंट का एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप बनाने से फायदा क्या हुआ हमारे पास, बेसिकली हमने ग्रुप बनाने से क्योंकि हमारे पास कलर जो उसका एक ग्रुप बन गया, अब हमें ठीक कहीं है। पे भी उसके कलर्स को हमने यूज़ करना है तो हम उसी ऑब्जेक्ट से हम उसको यूज़ कर ठीक लेंगे। है। जैसे कि हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें प्राइमरी कलर दिए जाते हैं, प्राइमरी कलर भी दिए जाते हैं और सेकेंडरी कलर्स भी दिए जाते हैं। अगर किसी का ताल्लुक हो इस वेब डिज़ाइनिंग से या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से तो उनको आइडिया होगा इस चीज़ से। अच्छा आपका ताल्लुक है, क्या करते हैं आप, वेब डेवलपमेंट बैकएंड बैकएंड करते हैं, जबरदस्त। कहाँ पे, अभी फ्रीलांस फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैंने 1-1.5 साल से फ्रीलांस किया, अच्छा इससे पहले जॉब कर रहा था। चलिए गुड है। तो जो है अब ग्रुप बनाने का फायदा क्या होगा हमें कि एक हमारा चलिए प्राइमरी कलर्स हमारे पास ये वाले हैं, यहाँ पे हमारे प्राइमरी कलर्स कितने, 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो हमने क्या किया, तीनों कलर्स को एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब ग्रुप बनाने की जिस तरीके से हम टाइप एलियस पे टाइप लिख रहे थे, इंटरफेस में इंटरफेस लिख रहे थे, इस तरह इनम में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इनम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने इनम लिखा, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दिया, हमने इन कलर्स, चूंकि हम कलर्स पे काम करें तो हमने कलर्स ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर तीनों कलर दे दिए, रेड ग्रीन और ब्लू, इसके अलावा भी हो सकते थे, ऐसा ही है ना, लेकिन हमने ये 3 कलर्स यूज किए जो प्राइमरी कलर्स थे हमारे पास, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे जो ड्रास्टिक बेनिफिट है वो क्या होगा हमारे पास, कोड आपका मेंटेन हो गया, समराइज हो गया, रीयूज हो गया। कितनी जगह देखें रीयूज हो रही है, इनम कितनी जगह आ रहा है, कलर 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर 5, ये भी हो सकता था ना आगे आपके पास, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमने 1 टाइम डिक्लेयर कर दिया उसको, उसके बाद हमने भी इसको मल्टीपल जगहों पे रीयूज कर लिया। तो हमें ऐसे ही काम चाहिए जिसको हम रीयूज कर सकें, समझ रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक आप घर में मसाला पीसते हैं और रेडी टू ईट मसाले आते हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा होता है, रेडी टू ईट मसाला कन्वीनियंट होता है ना आपके लिए। निहारी मसाला डाला, निहारी पक के तैयार हो गई। अगर पीसने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपके पास, है ना, तो वो आपका मेंटेन नहीं रहा, वो चीज़ आपके लिए ईजी नहीं रही, रीयूजेबल नहीं रही। आपने रेडी टू ईट वाली चीज़ खरीदी और आपकी जान छूट गई। तो यहाँ पे इस तरीके से इनम का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इनम को लिखने का तरीका क्या, सिंटेक्स क्या होता है हमारे पास, किस तरह लिखते हैं हम इनम को, हम इनम को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये है इनम का सिंटेक्स, बस ठीक है। इनम लिखा आपने, इनम के बाद आप कुछ भी लिख दें, डायरेक्शन लिख दें, अप डाउन लेफ्ट राइट
ठीक है। अच्छा, इनम दो तरफ डिक्लेयर होते हैं। इनम एक तो विदाउट स्ट्रिंग भी डिक्लेयर होते हैं और विद स्ट्रिंग भी डिक्लेयर होते हैं। जो अभी हमने रिसेंटली दिखाया उसमें हुनैन ने कि हमने इन्वर्टेड कॉमा से भी इनम को डिक्लेयर किया और हमने विदाउट इन्वर्टेड कॉमास भी इनम को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। जैसे भी हमने देखा था कि हमने क्या रहे थे, अगर हम प्रॉपर्टी, अगर हम कोई भी एरे बना रहे थे उसमें की ऑटोमेटिक असाइन हो रही थी, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था, हमें खुद असाइन करनी पड़ रही थी। तो इसमें क्या होता है, इनम्स में अगर आप असाइन कर देंगे, प्रॉपर्टी कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो असाइन हो जाएगी, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगी। तो ये एरे और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर रहा है। वो जो भी हमने देखा कि एरे में कीज़ जो थी वो खुद ही असाइन हो रही थी, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल में कीज़ खुद ही असाइन हो रही है 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट कर दी। तो अब ये 1 2 3 से स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमने पहली वैल्यूज़ को हमने दे दी और यहाँ पर हमने 3 को जंप भी कर दिया, 4 कर दिया। जब हम 3 प्रिंट कराएंगे तो अनडिफाइन आएगा। लाइन नंबर 8 में यहाँ पर हमने रेड को 1 दे दिया, 2 को 3 दे दिया, ब्लू को 4 दे दिया। जब हम कलर 2 में 3 इंडेक्स डालेंगे, ज़रूरी नहीं हम स्ट्रिंग के जरिए करें, हम 3 1 2 3 भी कर सकते हैं। तो जब हम 3 के जरिए करेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। तो हम दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, एरे वाला भी ऑब्जेक्ट वाला भी। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज भी है इसके अंदर, वो है कॉन्स्ट इनम। एक और चीज है, वो क्या है हमारे पास, कॉन्स्ट इनम है। अच्छा, आप लोगों ने क्या काम होगा कि आपका कि इनम और कॉन्स्ट इनम की जो ये थ्योरी दी हुई ना आपको आर्टिकली पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ क्लियर नहीं होगी। आज अभी तक समझ में आई, इसके बाद चीज़ समझ में नहीं आएगी आप। कॉन्स्ट इनम में क्या बेसिक फर्क क्या होता है, किसी को आइडिया है इस चीज़ का? देखिए काम सेम है दोनों का। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। क्यों? कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है इसलिए। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर तो वैसे वैल्यू चेंज की जा सकती है। और वैसे नॉर्मली इनम जो है हम लोग जिस मकसद के लिए यूज़ करते थे कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। एग्जांपल के तौर पर कोई अगर हम एपीआई कॉल करें तो उसका बेस यूआरएल रख लिया या कोई भी चीज़ें रख ली, तो यहाँ पे जब इनम की अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो इनम का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। आपका सवाल ये है कि भाई इनम की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है ना जी। अब फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट की थीम थी 3 कलर्स थे, अब कल को आपने थीम चेंज करनी है तो आप तो जो है हम सिंपल ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इनम्स का मकसद है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ इस्तेमाल होंगे लूपिंग के लिए, जो सिर्फ सिमिलर कॉन्स्टेंट्स होंगे और सिर्फ हम लूपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इनम का मकसद है। और जहाँ तक बात रही कॉन्स्ट इनम्स की, तो कॉन्स्ट इनम्स ऐसे इनम्स हैं, कॉन्स्टेंट इनम कहते हैं। कॉन्स्टेंट में क्या होता है, कोई एडिशनल पैरामीटर ऐड नहीं होता। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आप जो वैल्यू आपने रेड ग्रीन ब्लू असाइन कर दी, अब वो रेड को आप येलो नहीं कर सकते, या फिर ग्रीन को आप ऑरेंज नहीं कर सकते, वैल्यूज भी चेंज नहीं कर सकता मैं। रीअसाइनेबल नहीं है। कॉन्स्टेंट इनम का मतलब है कि आप इसको रीअसाइनेबल नहीं है। अगर आप इनम्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप येलो को ग्रीन, रेड को ब्लू कर सकते हैं। क्योंकि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट भी अगर बनाते हैं तो उसके अंदर कीज की वैल्यू चेंज की जा सकती है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें इनम्स में नहीं होती। सही। अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, इस पूरे कोड को अभी हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें इनम और अपने इनम का नाम लिखते हैं कलर्स, और फिर हम 3 कलर्स देते हैं, रेड और इसको 1 दे देते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर हमने रेड ग्रीन ब्लू और तीनों को वैल्यू दी है 1 2 3। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो कैसे करूँगा, console.log कलर्स 1 भी दे सकता हूँ और कलर्स रेड भी दे सकता हूँ। दोनों तरीके से प्रिंट हो सकता है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो दोनों कंडीशंस में रेड और 1 प्रिंट होगा। पहले मैंने 1 को एक्सेस किया तो रेड प्रिंट हो गया क्योंकि 1 पे रेड असाइन है। अच्छा, ये दोनों साइड असाइन है, ऐसे नहीं है कि रेड की वैल्यू 1 है। ये वाली जो असाइनमेंट है ये बोथ साइड है, रेड की वैल्यू 1 की वैल्यू रेड। जब हम नॉर्मल वेरिएबल असाइन करते हैं, अगर जो है हम यहाँ पे 1 की जगह इसको ABC दे देंगे तो और ABC प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे रेड प्रिंट होगा। नहीं, देखिए
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले अगर आपके पास एक वेरिएबल है लेट ए बी सी इक्वल 3, अगर आप ए बी सी प्रिंट करेंगे तो 3 प्रिंट होगा, लेकिन 3 करेंगे तो ए बी सी प्रिंट नहीं होगा, है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपने रेड प्रिंट कर रहे हैं तो 1 रेड की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू रेड है, तो ये वाइस वर्सा है, दोनों राउंड अबाउट है, इसमें दोनों दूसरे की वैल्यूज हैं। और अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो रेड प्रिंट हो रहा है, रेड लिख रहा हूँ तो 1 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रीअसाइन करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ कलर्स 2 को मैं इक्वल कर देता हूँ येलो के, अब अगर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, अब भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसको देखूँ ग्रीन रीड ओनली प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, सिर्फ रीड हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाते हैं, जब भी आप क्लासेस बनाते हैं, आपने क्या कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने 2 चीज़ें दी। एक मैंने इसको दिया ए बी सी और इसको मैंने वैल्यू दी 1, और मैंने इसको दिया एक्स वाई जी और वैल्यू दे दी 2। और आप ये कह रहे हैं कि भाई जब मैं ए बी सी ए डॉट ए बी सी करूँगा और इसकी वैल्यू 3 करूँगा तो 3 हो जाएगी। लेकिन जब हम आगे चलेंगे और ग्रुप में हम देखेंगे कि रीड ओनली एक चीज़ होती है, यहाँ पर होती है रीड ओनली। अभी यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि ये क्लास नहीं है, लेकिन रीड ओनली में क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, क्लासेस में क्या होता है, अपने पूरे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो जब भी आप किसी स्ट्रक्चर में बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट रीड ओनली है, तो वो उसकी वैल्यू सिर्फ रीड हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती। तो इनम्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब रीड ओनली है, इसमें से कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती। कॉन्स्ट में और सिंपल में फ़र्क क्या रहा? कॉन्स्ट इनम में और सिंपल इनम में फ़र्क क्या रहा? अच्छा, अब इसमें कॉन्स्ट में और इसमें क्या फ़र्क है? अगर हम इसको देखेंगे कॉन्स्ट इनम में, यहाँ पर अगर आप देखें कौन सी नंबर इन्होंने क्या किया है कि रेड को 1 की वैल्यू दी है, और जब भी इन्होंने किसी दूसरे वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को जब भी एक इनम की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब भी मैं इस कोड को अगर रन करूँगा, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से कॉन्स्ट हटा देता हूँ, अब मैं इस इनम की वैल्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, ये कलर 1 है, मैं इस इनम की वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसमें कॉन्स्ट लगा देता हूँ तो यहाँ पर अब ये अलाउ नहीं है कि मैं इसकी वैल्यू रीअसाइन कर सकूँ किसी और को। समझे? मैं बाकी सबके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिर्फ इनम इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है कि हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं हम उनको किसी और को दे पा रहे हैं। अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो मैं उस वेरिएबल को इनम की वैल्यूज़ दे पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं इसको कॉन्स्ट कर दूंगा तब मैं इस इनम की वैल्यूज़ को किसी और वेरिएबल को असाइन नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक डिफरेंस है जो आपने देखना है। बाकी ये जो आपका ये वाला सवाल था कि आप यहाँ पे 2 की जगह अगर आप स्ट्रिंग के अंदर रेड लिखें, मतलब अगर मैं रेड लिखूंगा तो स्ट्रिंग में नीचे यहाँ पर तब भी ये असाइनेबल नहीं है, क्योंकि अब वो क्या रिटर्न करे। अब अच्छा, ये दूसरा एरर है, ये वो एरर नहीं है। ये इस चीज़ का एरर है कि यहाँ पर स्ट्रिंग है तो ये नंबर रिटर्न कर रहा है, ये इस चीज़ का एरर है। ये दोनों एरर अलग अलग है। वो एरर था कि भाई इनम से आप वैल्यू नहीं उठा पा रहे, और ये एरर है टाइप का। अगर मैं इसको नंबर कर दूँ, जैसे मैं इसको नंबर करूँगा उसमें भी वैल्यू को उठ रही है। तो ये 2 अलग अलग एरर है। समझे? थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन यही डिफरेंस है इन दोनों का। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कोड में तो आपको समझ आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? क्या प्रैक्टिस के बाद ही क्लियर हो। प्रैक्टिस के बाद क्लियर होगा? अच्छा, हम एक काम भी कर सकते हैं कि आप लोग उसको पढ़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके, अगर फिर भी नेक्स्ट क्लास में आपको इनम में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो हम दोबारा से कवर कर लेंगे इसे। ठीक है?
आप लोग प्रैक्टिस करें, लेकिन देखिए हम आपको अगर दोबारा एक चीज़ करवा रहे हैं ना, तो हमें आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर लो बैठ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपने वापस रेपो के ऊपर आते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से हमने इनम कवर कर लिया, अभी इनम और इनम कॉन्स्ट इनम कवर कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन कॉन्स्ट जो है ना, यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट वाला हिसाब किताब है इसका कि अगर आपने एक दफ़ा कुछ दे दिया, उसकी कोई वैल्यू असाइन कर दिया, कलर साइन कर दिया, वो दोबारा रीयूज नहीं हो सकता, रीअसाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वही वाला काम है, और ये कंपाइलिंग टाइम पे ज़्यादा बेहतर चलता है, यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है, कॉन्स्ट इनम अगर हम करते ज़्यादा एफिशिएंट वो होता है। तो हमें जो काम करना है वो कॉन्स्ट इनम में काम करना है, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और हमारे जो रन टाइम पे एरर्स आते हैं उसको कंपाइल करते वक्त वो सबसे ज़्यादा इस इनम की वजह से आ सकते हैं। इनम जो है समझे कि वो एक तरह से वेरिएबल टाइप का हो गया, और जो कॉन्स्ट इनम है वो आपका कॉन्स्टेंट हो गया कि वो आपके रन टाइम में एरर नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 8 एरेज आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 9 ए से लेके स्टेप नंबर एफ तक आपकी 3 घंटे क्लास होगी नेक्स्ट वो। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि फंक्शंस आपको भरपूर तरीके से समझ में आए तो फंक्शंस पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, रेस्ट पैरामीटर्स है, असिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे एग्जाम में, मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा सवाल जो आएंगे फंक्शन से रिलेटेड सवाल आएंगे, क्योंकि और फंक्शन देखिए सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बेसिक फंक्शन सिंटेक्स होगा इसमें, ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, असिंक एक छोटा टॉपिक नहीं, असिंक के इटसेल्फ अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्रॉमिस है, कॉल बैक है, और इसके अलावा जो है असिंक अवेट है, ये सारे टॉपिक असिंक के अंदर है। फिर फंक्शन ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद टपल्स आप लोग कर चुके हैं, याद है टपल्स आप लोगों ने किया था, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया आज आपका। स्टेप 10 आपका जी हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं कह रहे कि हम आपको 8 बजे तक पढ़ाते, सारी चीजें कवर करवा दें फंक्शन आज, ठीक है। ओके, डन है, डन है। आज तक बैठे हुए आप लोग? यस, ठीक है, बैठे, मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, हो जाएगा आपको 8 बजे तक पढ़ाएगी, क्योंकि मैं अगर 8 बजे बैठी तो मैं फिर अपने तो पैरों पे जाने वाली नहीं, सीधी सी बात है। बहरहाल, तो अब आपने जो है ना हो जाएगा, आपको फंक्शन कवर करवाने सारे आज, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर क्लास ओवर करें या सिर्फ इंट्रो ले लें 1 मिनट का? वैसे 5 बजे क्लास ओवर में रहनी चाहिए, फिर चलिए, बस अब ये कि नेक्स्ट क्लास में आपने कोई इनम पढ़ के आना है, अगर आपको समझना है इनम मजीद, तो दूसरा फंक्शन पढ़ के आना है। 1 हफ्ता है फंक्शन पढ़ने का, 7 टॉपिक है इसमें, अगर रोज से एक टॉपिक ही पढ़ेंगे तो 7 दिन में फंक्शन रेडी हो जाएंगे आपके, ठीक है। इंग्लिश में बोलो या उर्दू काफी है? सिंधी सिंधी में बोलें, सिंधी नहीं आती मुझे। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।